नमस्कार दोस्तों, मैं शरण विश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा मित्रों, आज हम बात करेंगे वाक्य रचना के बारे में बात करेंगे, फिर इसके अंतर्गत वाच्य के बारे में बात करेंगे और अर्थ के आधार पर भी बात करेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं और क्रिया के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करें कि वाक्य कहते किसे, वाक्य रचना में वाक्य किसे कहा जाता है। तो शब्दों का सार्थक समूह होता है, व्यवस्थित समूह होता है, क्रम होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं मित्रों? वाक्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वाक्य के नाम से जानते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द हो जाता है। और वर्णों का अलिखित रूप होता है, वर्णों का अलिखित रूप होता है वो ध्वनि कहलाती है। लिखित रूप होता है ध्वनि का, वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, यानी जिसके खंड या टुकड़े नहीं होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे वाक्य रचना। तो वर्णों के बात न करके हम किसकी बात करेंगे मित्रों? शब्दों की। किसकी? शब्दों या पदों के सार्थक समूह का व्यवस्थित क्रम होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो व्यवस्थित क्रम होता है या श्रृंखला होती है, उसको किस नाम से जानेंगे? और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। पहली बात ध्यान रखना, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। दोनों में अंतर ध्यान रखना। शब्द को ही पद कहते हैं, अर्थात जब शब्द के साथ में कारक चिन्ह जुड़ जाता है या हम कह जाते हैं कि शब्द वाक्यगत हो जाए तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? शब्द के नाम से, न हो जानकर पद के नाम से जाना जाता है। मैंने जैसे लिखा राम, श्याम, मोहन, ये सारे हमारे क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द है। इन्हीं शब्दों को मैं वाक्य में प्रयोग करूंगा। जैसे मैंने राम को अकेले के ले लिया, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो अब पढ़ना बोले तो क्रिया होगी, क्या पढ़ी? पुस्तक बोले तो कर्म, और राम बोले तो क्या हो गया? कर्ता। अब ये कर्ता पद का काम कर रहा है, ये कर्म पद का काम कर रहा है, ये क्रिया पद का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? क्रिया पद का। मैं अकेला पढ़ना लिखता तो ये शब्द होता है, पढ़ना लिखना ये क्या कहलाते हैं? हमारे शब्द कहलाते हैं, क्रिया शब्द है। और पुस्तक था, यहाँ पर कर्म शब्द अर्थात संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द। और राम भी कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। लेकिन इसी को मैंने वाक्य में प्रयुक्त कर दिया, किसमें? वाक्यगत कर दिया, तो वहां पर ये स्थिति किसकी बना रहा है मित्रों? ध्यान रखना, ये पद की स्थिति बना रहा है। किसकी? पद की। तो शब्द को वाक्यगत कर दिया जाए या कारक चिन्ह जुड़ जाता है तो वो शब्द ही हमारा किसका रूप धारण कर लेता है? वाक्य का रूप धारण न करके पद का रूप धारण कर लेता है। दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है, अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होता है? भाई वाक्य होता है। अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होता है? शब्द होता है। और सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य, सबसे छोटी इकाई होती है अर्थ की दृष्टि से वो भाषा की, वो क्या होता है? शब्द होता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। अलिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। अलिखित, मौखिक या उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होता है वर्ण होता है मित्रों। क्या होता है? वर्ण होता है। अब हम बात करेंगे वाक्य के अंग की बात करते हैं मित्रों। वाक्य के अंग कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। एक उद्देश्य होता है, दूसरा क्या होता है? विधेय होता है। उद्देश्य का अंग कितने होते हैं? 2 अंग होते हैं। कितने? 2 अंग होते हैं। एक तो कर्ता, एक कर्ता का विस्तारक। स्वयं कर्ता का विस्तारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उद्देश्य का निर्माण करते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? कर्म का विस्तारक स्वयं कर्म, क्रिया का विस्तारक स्वयं क्रिया, पूरक का विस्तारक, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हमारे विधेय का। विधेय के 6 अंग माने जाते हैं, उद्देश्य के 2 अंग होते हैं। यानी 2 अंगों से मिलकर उद्देश्य बनता है और 6 अंगों से मिलकर क्या बन जाता है? विधेय बनता है। क्या? विधेय। कैसे? जैसे देखो मैंने लिखा, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। अब हम इसमें बात करें कि पढ़ना बोले तो क्या कहलाएगी मित्रों? क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी।
क्या पढ़ते हैं भाई? पुस्तक। पुस्तक बोले तो क्या कहलाएगा? इसमें कर्म कहलाएगा। कौन पढ़ता है? प्रशांत। प्रशांत बोले तो इसमें क्या हो गया? कर्ता। क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अब हम इसमें बात करें आगे, कर्ता से संबंध रखने वाला कर्ता का विस्तारक हो गया, कर्म से संबंध रखने वाला कर्म का विस्तारक हो गया, क्रिया से संबंध रखने वाला क्रिया का विस्तारक। कि बहुत पढ़ता है, पढ़ता है कितना पढ़ता है? कि बहुत पढ़ता है, क्रिया की इस विशेषता है। पुस्तकें पढ़ता है, कैसी पुस्तकें पढ़ता है? धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। मेरा भाई किसका भाई? प्रशांत का भाई। मेरा भाई कौन? प्रशांत। तो ये किससे संबंध रख रहा है? कर्ता का विस्तारक मिल रहा है और स्वयं कर्म का विस्तारक और क्रिया का विस्तारक भी मिल रहा है। तो कर्ता और कर्ता का विस्तारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उद्देश्य का। और जब कर्म का विस्तारक स्वयं कर्म और क्रिया का विस्तारक और स्वयं क्रिया मिलकर किसका निर्माण करती है? विधेय का निर्माण करती है। किसका निर्माण करते हैं? विधेय का निर्माण करते हैं। और ये किसका निर्माण करते हैं? हमारे उद्देश्य का निर्माण करते हैं मित्रों। किसका? उद्देश्य का निर्माण करते हैं। इस बात का विशेषतः ध्यान रखना। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं मित्रों। कौन सा? एक उद्देश्य और दूसरा कौन सा है? विधेय। विशेषण के अंग भी आप पढ़ते हो कितने? 2। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रक्रिया के अंतर्गत मैं आपसे बात करूं मित्रों, तो हम इसके अंतर्गत जैसे पूरक की बात कर देते हैं। तो आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। तो ये किसका काम कर रहा है मित्रों? पूरक का काम कर रहा है कि आगरा का ताजमहल है क्या? दर्शनीय। और क्या है? स्थल। ये पूरक का क्या है? विस्तारक है। कौन है? ताजमहल। ये किसका काम कर रहा है? कर्ता का। और कहाँ पर है? आगरा पर। तो ये किसका है? विस्तारक है। कर्ता का विस्तारक और पूरक का विस्तारक हो रहा है। तो कौन सा? जैसे दिल्ली का लाल किला दर्शनीय स्थल है, तो वही बात इसके अंतर्गत आ रही है। दिल्ली का लाल किला हो चाहे आगरे का ताजमहल हो, तो वहां पर कौन सा करना है? हमारे एक उद्देश्य और विधेय की बात हमने कर ली इसमें। अब हम बात करते हैं वाक्य के आवश्यक तत्व कितने होते हैं। तो मुख्यतः 4 माने जाते हैं, जिसमें सार्थकता होती है, योग्यता होती है, पदक्रम होता है और क्या होता है? समीपता होती, आसक्ति होती, अन्वय होता है। वो हमारे वाक्य के क्या माने जाते हैं मित्रों? अंग माने जाते हैं। क्या तत्व माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? तत्व माने जाते हैं। जैसे सार्थकता का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको सारे शब्द मिलेंगे वाक्य के अंतर्गत। वो कैसे होते हैं? सार्थक होने चाहिए, निरर्थक का भाव नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सार्थकता का बोध होना चाहिए। योग्यता होनी चाहिए उसके अंतर्गत, पूरे वाक्य के अंतर्गत पूरी उम्मीद के साथ में, कहते हैं ना, पूरी परिपूर्णता के साथ में होना चाहिए। उसकी आकांक्षा पढ़ने के बाद में आगे लालच और होना चाहिए कि इस वाक्य को मैं आगे भी पढ़ूं। फिर आ जाता है पदक्रम, यानी कर्ता कर्म और क्रिया का पदक्रम व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसे नहीं क्रिया पहले आ जाए, कर्म बाद में आ जाए, कर्ता लास्ट में आ जाए। नहीं, पहले कर्ता फिर कर्म और फिर क्या आती है? क्रिया आती है। उसके बाद समीपता, पदों के बीच में क्या होना चाहिए? उचित दूरी होनी चाहिए। उचित दूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं उचित दूरी है ही नहीं और आपने एक राम वहाँ पर लिख रहे हो, रावण यहाँ पर लिख रहे हो, ने कहाँ पर ही लिख रहे हो। नहीं, उचित दूरी के साथ में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वाक्य के प्रकार। तो मित्रों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं, जो आपके सामने विधानार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक और विस्मयादिबोधक। कौन कौन से? विधानार्थक। कौन सा है? विधानार्थक है। निषेधात्मक है, प्रश्नार्थक है। कौन सा? प्रश्नार्थक है। इच्छार्थक, आज्ञार्थक है। फिर हम कहते हैं संदेहार्थक है, संकेतार्थक है और विस्मयादिबोधक है। ये कितने प्रकार हो गए? 8 प्रकार। क्रिया के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है कर्तरीवाच्य। कौन सा है? कर्तरीवाच्य के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है कर्मवाच्य और तीसरा आता है भाववाच्य। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य आता है। रचना के आधार पर आप बोलते हो कौन सा? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं भाई? पहला प्रकार आता है जिसका नाम है सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। दूसरा वाक्य संयुक्त वाक्य और तीसरा वाक्य आता है, वो कौन सा वाक्य आता है? मिश्र वाक्य आता है। मिश्र वाक्य के हम आगे कौन से? आश्रित और उपाश्रित वाक्य पढ़ते हैं। और फिर हमने आश्रित और उपाश्रित
वाक्यों के अंतर्गत भी आगे प्रकारों के बारे में देखने को मिलता है। 3 प्रकार देखने को मिलता है उसमें भी। तो मोटे तौर पर देखा जाए अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हो जाते हैं, क्रिया के आधार पर 3 प्रकार हो जाते हैं, रचना के आधार पर भी कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं विधानार्थक वाक्य की, इसकी बात करूं विधानार्थक। विधान का मतलब होता है जारी। क्या होता है मित्रों? जारी होता है। जारी क्या होता है भाई? जब कोई कार्य जारी होता है, प्रगति पर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? विधान या प्रधान या सकारात्मक या कथनात्मक वाक्यों के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे मैंने आपको इसके अंतर्गत कह दिया मित्रों, ठंडी हवा चल रही है। क्या है? ठंडी हवा चल रही। कौन सा वाक्य कहलाएगा? विधानार्थक कहलाएगा। माँ खाना बना रही है, उपेंद्र खेल रहा है, तो क्या कौन सा हो जाता है? विधानार्थक वाक्य हो जाता है। उसी प्रकार निषेधात्मक, बाहर मत जाओ, यहीं पर भी रुको, बाहर मत जाओ, यहीं रुको, तो कौन सा? निषेध है आपको। अंदर आना, बिना अनुमति आना निषिद्ध है। ठीक है, तो विशेष रूप में ध्यान रखना। प्रश्नार्थक, तुमने क्या खाया है? तुमने क्या खाया है? तुम क्यों आते हो? आप पढ़ते क्यों नहीं हो? तो किसका बोध कर रहा है? प्रश्न का है। इच्छा का, तो सुखी रहो, मौज करते रहो, मस्ती करते रहो, कल्याण हो सभी छात्रों का, किसका बोध है? आशीर्वाद का। आज्ञार्थक का, आज्ञार्थक का मतलब होता है तुम नाचिएगा, तुम जाइएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, सुबह जल्दी ना उठिएगा, है ना, सुबह जल्दी उठिएगा। कौन सा है? आज्ञार्थक है। संदेहार्थक में, संदेहार्थक, पिताजी आज आ सकते हैं, पिताजी आज आ सकते हैं, वर्षा हो सकती है, तो कौन सा कहलाता है? संकेतार्थक। संदेहार्थक। और संकेतार्थक में कहता है यदि तुम पैसे दोगे तो मैं आऊँगा, यदि तुम बुलाओगे तो मैं आऊँगा, यदि तुम आओगे तब मैं जाऊँगा। तो वहाँ पर बीच में क्या अवरोध कर दिया जाता है? वो कौन सा है? संकेत, यानी कोई ना कोई कंडीशन रख दी जाती है। उसी प्रकार विस्मयादि बोधक, अरे ये क्या हो गया, तू पास हो गया, इसमें विस्मयादि बोधक वाक्यों की बात करते हैं, यानी बोधक शब्द होते हैं, वो कौन सा? विस्मयादि बोधक। तो 8 प्रकार हो गए, विधानार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक और विस्मयादि बोधक। अब हम बात करेंगे मित्रों किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार माने जाते हैं, 3। सबसे पहले मैं बात करूं भाई वाच्य से। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है वाचन। क्या होता है? वाचन, या हम कह सकते हैं करने योग्य। क्या होता है? करने योग्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ वाचन या करने योग्य कहलाता है। क्रिया का लिंग या वचन। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में, कर्तरीवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य होते हैं। तो क्रिया का लिंग या वचन कर्ता, कर्म व भाव के अनुसार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। यदि क्रिया का लिंग या वचन कर्ता के अनुसार तो कर्तरीवाच्य, यदि क्रिया का लिंग या वचन कर्म के अनुसार तो कर्मवाच्य। यदि क्रिया का लिंग या वचन कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ही नहीं होता है, कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ही नहीं होता, तो वह वाच्य कौन सा कहलाता है? हमारे कर्तरीवाच्य न होकर भाववाच्य बन जाता है। कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य। कब? जब कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार क्रिया नहीं आए, तो आएगी किसके अनुसार? भाव के अनुसार आएगी, तो वाच्य कौन सा कहलाएगा? हमारा कर्मवाच्य कहलाता है। तो पहली बात है कर्तरीवाच्य की, क्रिया का लिंग या वचन कर्ता के अनुसार हो तो वहां पर कौन सा वाच्य होता है? कर्तरीवाच्य होता है। कौन सा वाच्य? कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य में सकर्मक व अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया प्रयुक्त होती है। क्या? और क्या कर्ता के साथ में ने कारक चिन्ह आ जाता है तो कर्ता क्या हो जाता है? प्रधान हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, राम ने शतक लगाया, राम ने शतक लगाया, तो लगाना बोले तो क्या हो गई? क्रिया क्या लगाया? शतक कर्म, और किसने लगाया? राम ने। तो कर्ता के साथ में क्या आ रहा है? ने कारक चिन्ह आ रहा है। शतक लगाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, कर्ता कर रहा है। कौन सा वाच्य हो जाता है? कर्तरीवाच्य हो जाता है। दूसरा जैसे मैंने लिखा, अमीना बेगम चावल पकाती है, तो पकाना बोले तो क्या कहलाएगी भाई? क्रिया कहलाएगी। क्या पकाती है? चावल। चावल बोले तो कर्म कहलाएगा। कौन पकाती? अमीना बेगम बोले तो कर्ता हो गई। क्या हो गई? कर्ता हो गई। तो यहां पर बात आ रही है क्रिया। क्रिया स्त्रीलिंग है, एक वचन है। चावल क्या यहाँ पर? पुल्लिंग है, बहुवचन है। अमीना बेगम स्त्रीलिंग है और एक वचन है। क्या है? एक वचन। तो क्रिया का लिंग या वचन किसके अनुसार आ रहा है मित्रों?
कर्ता के अनुसार आ रहा है। किसके अनुसार आ रहा है? कर्ता के अनुसार आ रहा है। उसी प्रकार मैंने लिखा भैंस हरी घास चरती है, चरती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, चरना बोले तो क्या हो गई? क्रिया। घास चरती है, घास भी क्या हो गया? कर्म। कौन चरती है? भैंस। भैंस बोले तो क्या हो गया? कर्ता हो गया। कर्ता कर्म क्रिया आ रहा है। तो अब इसमें देखो चरती है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, एक वचन है। और घास यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। कैसा है? बहुवचन है। लेकिन भैंस क्या है? स्त्रीलिंग और एक वचन। तो क्रिया का लिंग या वचन किसके अनुसार आ रहा है? कर्ता के अनुसार आ रहा है। भारत ने उपग्रह छोड़ा, भारत ने उपग्रह छोड़ा, श्रीलंका ने उपग्रह छोड़ा, अमेरिका ने उपग्रह छोड़ा, किसी ने भी छोड़ो तो भारत ने, भारत ने कारक चिन्ह आ रहा है कर्ता के साथ में, तो कौन सा वाच्य हो जाता है? कर्तरी वाच्य, कर्ता प्रधान हो जाता है। भूतकाली क्रियाओं के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात इसके अंतर्गत आती है, जैसे मैंने कहा भारत ने, उसी प्रकार आपसे कह दिया रमेश पतंग उड़ाता है, सीता पतंग उड़ाती है, उड़ाती है तो कर्ता के अनुसार आ रही है क्रिया। और रमेश पतंग उड़ाता है तो ता अर्थात पुल्लिंग कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हो रही है। नेक्स्ट बात इसके अंतर्गत आती है, जैसे कभी कभार तीनों स्थिति एक जैसी हो जाती है। क्या हो जाती है? तीनों स्थिति एक जैसी आ जाती है, या आपको क्रिया कर्म के अनुसार आ जाती है, लेकिन कर्ता के साथ में ने कारक चिन्ह आ जाता है, तो कौन सा हो जाता है? हमारा कर्ता प्रधान हो जाता है। जैसे मिताली राज ने शतक लगाया, मिताली राज ने शतक लगाया, तो मिताली राज स्त्रीलिंग हो गई, शतक लगाया क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो शतक भी पुल्लिंग है, लगाया भी क्या हो गया? पुल्लिंग। तो क्रिया किसके अनुसार आ रही? कर्म के अनुसार आ रही है। फिर भी वहां पर हमारा वाच्य कौन सा? कर्तरी वाच्य, क्योंकि शतक लगाने का काम कौन कर रही है? मिताली राज कर रही है। कौन कर रही है? मिताली राज। तो वाच्य कौन सा कहलाएगा? हमारा कर्तरी वाच्य। कौन सा वाच्य होता है? कर्तरी वाच्य कहलाता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से ध्यान रखना। उसी प्रकार जैसे मैंने कह दिया सचिन ने शतक लगाया, सचिन ने शतक लगाया, सचिन ने शतक लगाया, सचिन ने शतक लगाया। लगाना बोले तो क्या हो गई? क्रिया क्या लगाया? शतक कर्म। और किसने लगाया? सचिन। तो तीनों स्थिति एक जैसी आ रही, पुल्लिंग 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 आ रही है, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा कर्तरी वाच्य हो जाएगा। मिताली राज आ जाता है, मिताली राज ने शतक लगाया, तो यहां पर लगाया पुल्लिंग हो गया, शतक पुल्लिंग हो गया। मिताली राज कैसी होगी? स्त्रीलिंग हो गई, तो भी कर्ता के साथ में ने कारक चिन्ह आ रहा है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? हमारा कर्तरी वाच्य हो जाएगा। भारत ने उपग्रह छोड़ा, भारत ने उपग्रह छोड़ा, तो पुल्लिंग पुल्लिंग पुल्लिंग। श्रीलंका ने उपग्रह छोड़ा, श्रीलंका ने उपग्रह छोड़ा, श्रीलंका ने उपग्रह छोड़ा, पुल्लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग। लेकिन कर्ता के साथ में ने कारक चिन्ह आ रहा है, तो कौन प्रधान हो जाता है? हमारा कर्ता प्रधान हो जाता है। नेक्स्ट बात देखो, बात करते हैं हम कर्म वाच्य की। किसकी बात करते हैं? कर्म वाच्य की। अगर वाक्य में क्रिया का लिंग या वचन, अगर वाक्य में क्रिया का लिंग या वचन कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्म वाच्य के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने बात की आपको कि अमीना बेगम के द्वारा चावल पकाए जाते हैं, तो पकाए जाने बोले तो क्रिया हो गई, चावल बोले तो कर्म हो गया, अमीना बेगम बोले तो कर्ता हो गया, कर्ता स्त्रीलिंग हो गया, चावल कैसा? पुल्लिंग है। तो क्रिया का लिंग या वचन किसके अनुसार आ रहा है? कर्म के अनुसार। चावल पुल्लिंग है और बहुवचन है, और पकाए जाते हैं ये भी कैसे? हमारे पुल्लिंग और बहुवचन है। कैसा है? पुल्लिंग और बहुवचन। उससे पहले देखो हमने कहा था सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों आती है, तो उसने थूका अकर्मक क्रिया है, उसने हंसा, उसने हंसा, उसने रोया, उसने रोया। तो यहाँ पर सारी अकर्मक क्रिया आ रही, कर्ता के साथ में ने कारक चिन्ह आ रहा है, तो कौन सा वाच्य हो जाता है? कर्तरी वाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्तरी वाच्य हो जाता है। तो यहाँ पर क्रिया का लिंग या वचन किसके अनुसार आ रहा है? कर्म के अनुसार आ रहा है, तो वाच्य कौन सा हो जाता है? कर्म वाच्य हो जाता है। मित्रों क्या कह रहा है? क्रिया सदैव कैसी होती है? सकर्मक होती है। ठीक है,
लिंग या वचन किसके अनुसार होता है कि कर्ता के साथ में से या द्वारा, के द्वारा के बाद में कर्म आता है। तो देखो कर्ता के साथ में के या द्वारा के बाद में क्या आ रहा है, चावल कर्म आ रहा है, तो वाच्य कौन सा कहलाएगा, कर्मवाच्य। यदि कर्म नहीं आता, सीधी क्रिया आ जाती तो वाच्य भाववाच्य बन जाता। कौन सा वाच्य, भाववाच्य बन जाता है। फिर हमने इसके अंतर्गत बात करेंगे कि अमेरिका के द्वारा उपग्रह छोड़ा गया, भारत के द्वारा उपग्रह छोड़ा गया, श्रीलंका के द्वारा उपग्रह छोड़ा गया, महिलाओं के द्वारा गीत गाए गए, महिलाओं के द्वारा गीत गाए गए, तो कौन सा कहलाएगा, हमारा कर्मवाच्य कहलाता है। अगर वाक्य में कर्ता अज्ञात हो तो वहां कर्मवाच्य माना जाता है। कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। वह अखबार पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। कौन पढ़ता है, हमें नहीं पढ़ता है। समाचार पत्र पढ़ता है। कौन पढ़ता है, पत्र लिखता है, पत्र लिखता है। कौन लिख रहा है भाई, पता है क्या, नहीं है। तो कर्ता अज्ञात होता है तो कौन सा वाच्य हो जाता है, कर्मवाच्य। कौन सा है, कर्मवाच्य। आम खाता है, कौन खाता है, आम खाता है, खाता है। आम काटता है, आम जूस बनाता है, कौन बना रहा है, तो कर्ता अज्ञात है, कौन वाच्य हो जाता है, कर्मवाच्य। कर्ता अज्ञात होता है तो कर्म प्रधान हो जाता है। ठीक है। अगर वाक्य में प्रशासनिक भाषा या आदेशात्मक भाषा का प्रयोग हो तो वहां पर भी कौन सा वाच्य माना जाता है, कर्मवाच्य माना जाता है। कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य माना जाता है। जैसे मैंने सूचनार्थ पत्र भेज दीजिए, तो सूचनार्थ पत्र भेज दीजिए। उसी प्रकार कहते हैं दीपावली पर 2 दिन का अवकाश रहेगा, 4 दिन का अवकाश रहेगा, 7 दिन का अवकाश रहेगा, होली पर 4 दिन का अवकाश रहेगा। ये प्रशासन के द्वारा तय किया गया समय होता है। ठीक है। तो कौन सा, प्रशासनिक या आदेशात्मक भाषा का प्रयोग। और अगर कर्ता में कोई स्थान, कर्ता के स्थान पर कोई सरकार या समाज या किसका हो जाता है, सरकार या समाज या संस्था, किसका, सरकार या समाज या संस्था का नाम आ जाता है तो वहाँ पर कौन सा वाक्य माना जाता है, कर्मवाच्य माना जाता है। जैसे मैंने कह दिया हिंदी ग्रंथ अकादमी, कौन सी, हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा योग्य छात्रों का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, के द्वारा का प्रयोग है, कर्ता है, कर्ता के अंदर किसी संस्था का नाम है, किसी संस्था का नाम है, हिंदी ग्रंथ अकादमी आ गया। कौन सा, उसी प्रकार आ गया भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, तो सरकार का नाम आ गया। राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार, किसी सरकार का नाम आ गया, संस्था का नाम आ गया, या समाज का नाम है। जैसे विश्नोई समाज के द्वारा जीव रक्षा की जाती, विश्नोई समाज के द्वारा जीव रक्षा की जाती, तो कौन सा वाच्य हो जाता है, कर्मवाच्य होता है। कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। तो तीनों बातों का ध्यान रखना, कर्ता अज्ञात हो, वाच्य कर्मवाच्य होता है। प्रशासनिक या आदेशात्मक भाषा का प्रयोग हो, कर्मवाच्य माना जाता है। जब कर्ता कोई संस्था या सरकार या समाज का बोध होता है तो भी वाच्य कौन सा होता है, कर्मवाच्य माना जाता है। उसके बाद में आता है भाववाच्य। अगर वाक्य में क्रिया का लिंग या वचन कर्ता व कर्म के अनुसार न आकर किसके अनुसार आता है मित्रों, भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है, तो हम उसको कौन सा वाच्य कहते हैं, हमारे भाववाच्य कहा जाता है। कौन सा वाच्य, भाववाच्य। कर्ता और कर्म के अनुसार क्रिया नहीं आएगी, किसके अनुसार आएगी, भाव के अनुसार आएगी। किसके अनुसार है, भाव के अनुसार आती है। इसमें क्रिया आक्रमक, एक वचन, पुल्लिंग व अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, कर्ता के साथ में से या द्वारा, के द्वारा के बाद में क्या आएगी, क्रिया आएगी, कर्म नहीं आएगा। अकर्मक क्रिया एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है, इस बात का ध्यान रख लेना। क्रिया अकर्मक होगी, एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है। जैसे मैंने लिखा उससे देखा नहीं जाता। अब देखो कर्ता के साथ में से आ रहा है, आगे देखना क्रिया आ रही है, नहीं क्रिया आ रही है, क्या आ रही, क्रिया आ रही। देखा नहीं जाता या जाते, देखा नहीं जाता, उससे अन्य पुरुष की बात कर रहा है। पुल्लिंग है, एक वचन है, देखा नहीं जाता है, पुल्लिंग है वह एक वचन है, तो कौन सा कहलाएगा, आपका भाववाच्य कहलाता है। उससे उठा नहीं जाता है। राम से रोया नहीं जाता है, रोया नहीं जाता है।
तो यहाँ पर देखो राम से, कर्ता के साथ में से के द्वारा, राम के द्वारा रोया गया, सीता के द्वारा रोया गया, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, कर्ता के साथ में आ जाता है से या द्वारा या के द्वारा के बाद में क्रिया का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, क्रिया का प्रयोग होता है। तो वाच्य कौन सा कहलाता है, हमारा भाववाच्य कहलाता है। कौन सा, भाववाच्य। कर्म नहीं होगा क्योंकि क्रिया अकर्मक होती है। कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है, ध्यान रखना। एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है, अन्य पुरुष में होती है। जैसे मैंने कह दिया उससे रोया नहीं जाता है, तो यहाँ पर वह क्या है, उससे अर्थात राम से। राम नाम तो मैं हूँ ना, आप है, कोई अलग नाम की बात कर रहा हूँ मैं, अन्य पुरुष की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पर ध्यान रखना, ना तो श्रोता है ना मैं हूं, तो इसी के कैसे किसी का मान लो किसी का नाम हो राम, तो वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन यह अन्य पुरुष के बारे में मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया आपको महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहा हूं, परिचय बताता हूं, और फिर उसके लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करते तो अन्य पुरुष के लिए आता है। उसी प्रकार यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो मित्रों, तो हमने इसके अंतर्गत बात की थी आपके, वो किसके बारे में बात की थी, वाक्य के बारे के अंतर्गत बात की थी। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, पुल्लिंग होता है, अन्य पुरुष में होता है, एक वचन में होता है। इस बात का ध्यान रखना। दूसरी एक इस बात को, स्थिति को समझ लेना, कर्ता के साथ में से या द्वारा के बाद में क्रिया आएगी, और अधिकांशतः नकारात्मक का बोध होता है, लेकिन सकारात्मक वाक्य भी मिल जाते हैं। फिर आ जाता है अगर कर्ता के स्थान पर कोई संस्था या सरकार या समाज का बोध है तो कर्मवाच्य हो जाता है। प्रशासनिक या आदेशात्मक भाषा का प्रयोग होता है तो कर्मवाच्य होता है। कर्ता अज्ञात है तो कर्मवाच्य हो जाता है। उसके बाद में हमने बात की थी क्रिया के साथ में, देखो क्रिया के साथ में से या द्वारा या के द्वारा के बाद में क्या मिलता है, क्रिया मिलती है। कर्म के बाद में क्रिया मिलती है, ध्यान रखना। उसमें हम कर्म हटा देते हैं, क्रिया कर देते हैं, वाच्य भाववाच्य बन जाता है। यहाँ पर सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होगी क्योंकि कर्म प्रदान होता है, तो कर्म कौन से क्रिया में होती है, सकर्मक क्रिया में ही होती है। नेक्स्ट बात हो जाती है, इसने क्या हो जाता है आपका कर्तरीवाच्य हो जाता है। नेक विभक्ति का ध्यान रखना है आपको। स्त्रीलिंग 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 तीनों एक जैसी आ सकती है, पुल्लिंग 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 तीनों एक जैसी आ जाती है। कभी कभार क्रिया क्या हो जाती है, स्त्रीलिंग होती है, कर्म भी स्त्रीलिंग होता है, कर्ता पुल्लिंग हो जाता है। लेकिन वहां पर कर्ता के साथ में नेक कारक चिन्ह जुड़ा हुआ हो तो वाच्य कौन सा बन जाएगा, हमारा कर्तरीवाच्य बन जाएगा। कौन सा, कर्तरीवाच्य। तो उससे पहले हमने अर्थ के आधार पर बात कर ली थी, क्रिया के आधार पर और रचना के आधार पर हम आगे बात करेंगे। तो इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद सभी को मित्रों। राम राम शाह जमा जम भमा बम करते रहो, एकदम छाप दो जक्कास। ठीक है, तो आज के अंक बस इतना ही। जय हिंद।